हाँ भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों। चालू करें लेक्चर को। डायग्राम बना दिया पहले ही आपके सामने मैंने। कल गैमेटोजेनेसिस देख लिया था अपन ने, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो गई थी, oogenesis की बातें हो गई थी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे किसकी? ओवुलेशन की। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मैंने पढ़ाई थी उस समय आपको बताया था 28 डे की जो एवरेज पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसके मिड में 14th डे को क्या होता है, एग या सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है। किससे? ओवरी से। और ओवरी से सेकेंडरी oocyte का ये रिलीज होना ही क्या कहलाता है? ओवुलेशन कहलाता है। ठीक है, इस ओवुलेशन फिनोमिना के दौरान ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके बाहर कौन कौन सी लेयर पाई जाएंगी, तो इनकी लेबलिंग के रूप में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैंने बना दिया है। सबसे अंदर ही अंदर देखें, ये सेकेंडरी oocyte कहला रहा है। इस सेकेंडरी oocyte में ये एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है सेकेंडरी oocyte का, उसे ऊप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे की ओर ये देखें, ब्लैक कलर के जो डॉट्स मैंने आपको बनाए हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। अभी आगे चलकर जब फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना आएगा तब बताएंगे आपको कि ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जब मेम्ब्रेन जो है उसका डीपोलराइजेशन होगा स्पर्म की एंट्री पर, तो उस समय ये क्या कर देंगे, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करवा देंगे। ठीक है, तो ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte है इसके ठीक बाहर एक होमोजीनियस लेयर पाई जाती है, ए सेलुलर लेयर इसको बोला है। ए सेलुलर इसका मतलब है कोई सेल इसके अंदर नहीं होती है। किसके द्वारा बनती है ये जो फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती हैं आउटसाइड, उनके सिक्रीशन के द्वारा इस होमोजीनियस लेयर या ए सेलुलर लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है। इस लेयर को जोना पेलुसिडा के नाम से जाना जाता है। जोना पेलुसिडा और सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच पाई जाने वाली जो स्पेस होती है इसको पेरीवाइटलाइन स्पेस के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पेरीवाइटलाइन स्पेस। ठीक है, जोना पेलुसिडा के आउटसाइड सेल्स की अनोदर लेयर पाई जाती है। ये सेल की अनोदर लेयर फॉलिकुलर सेल के इलोंगेशन से बनती है और क्या कहलाती है? कोरोना रेडिएटा कहलाती है। ठीक है, इन कोरोना रेडिएटा को आपस में चिपकाए रखने का काम सीमेंटिंग सब्सटेंस इनके बीच में पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? हाई एलुरोनिक एसिड कहा जाता है। और इस हाई एलुरोनिक एसिड को कौन डिजोल्व करेगा? एक्रोसोम के अंदर पाया जाने वाला हाई एलुरोनिडेज एंजाइम जो है वो इस हाई एलुरोनिक एसिड को क्या कर देता है? डिजोल्व कर देता है। ठीक है, जो पेरीवाइटलाइन स्पेस मैंने आपको बताई है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? पोलर बॉडी प्रेजेंट होती हैं। अगर एक पोलर बॉडी यहाँ पर पाई जा रही है इसका मतलब अभी इसका फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। और ह्यूमन के केस में अनदर पोलर बॉडी अगर पाई जा रही है इसका मतलब इसका क्या हो चुका है? फर्टिलाइजेशन हो चुका है। जो स्पर्म है उसका प्रो न्यूक्लियस कहाँ एंटर कर चुका है? सेकेंडरी oocyte के अंदर एंटर कर चुका है। मैमल्स के केस में कल भी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पोलर बॉडी जब बनी थी oogenesis फिनोमिना के दौरान, तो वो हो सकता है डिवाइड हो जाए, हो सकता है डिवाइड नहीं हो। लेकिन ह्यूमन के केस में अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो डिवाइड नहीं होती है। इसका मतलब एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन वन पोलर बॉडी यहाँ प्रेजेंट होती है। और अगर एम्पुलर रीजन में, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में इस सेकेंडरी oocyte का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ में, तो अनोदर पोलर बॉडी जो है वो रिलीज आउट होकर यहाँ आ जाती है। ह्यूमन के केस में फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं करती है। मैमल्स के केस में हो सकता है कुछ में ये डिवीजन दर्शा जाए और कुछ में डिवीजन नहीं भी दर्शाए। ठीक है, तो आए लेबलिंग की बात करते हैं। ये क्या कहलाया? सेकेंडरी oocyte कहलाया। सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चों, ये क्या कहला गया? इसका न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ये क्या कहलाता है? ऊप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है तो सही, लेकिन अनदर पोलर बॉडी अब रिलीज हो गई है, तो फिर अब ये जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी क्या कहला जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके बच्चों, ये क्या पाई जा रही हैं? पोलर बॉडी पाई जा रही हैं। कहाँ पर पाई जा रही हैं? स्पेस का नाम क्या है? पेरीवाइटलाइन स्पेस। पेरीवाइटलाइन स्पेस। ये जो ओवम है, ये जिस एरिया में पोलर बॉडी को रिलीज करेगा, पोलर बॉडी को एक्सट्रूड करेगा, वो रीजन इसका एनिमल पोल बनेगा और अपोजिट रीजन इसका वेजिटल पोल कहलाएगा। तो जिस एरिया की ओर क्या पाई जाती हैं? पोलर बॉडी प्रेजेंट होती हैं, ये क्या कहला रही हैं? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी वाला इसका ये जो रीजन है, ये रीजन क्या कहलाता है? इसको इस प्रकार लेबल कर देता हूं। इसको अपन ने कह दिया एनिमल पोल, और इसके अपोजिट जो रीजन है ये क्या कहलाता है? वेजिटल पोल। इसको क्या बोल देंगे? वेजिटल पोल कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो एनिमल पोल, वेजिटल पोल हो गए। इसके ठीक बाहर जो नॉन सेलुलर लेयर पाई जाती है, इस नॉन सेलुलर लेयर को क्या कहा जाता है? जोना पेलुसिडा। क्या बोल देंगे बच्चों इसको? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के आउटसाइड जो अनोदर लेयर पाई जाती है सेल्स की, ये क्या कहलाती है? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के नाम से जाना जाता है। इन कोरोना रेडिएटा के बीच जो सीमेंटिंग सब्सटेंस पाया जाता है, इस सीमेंटिंग सब्सटेंस का क्या नाम है? हाई एलुरोनिक एसिड। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? हाई एलुरोनिक एसिड। तो ये सीमेंटिंग सब्सटेंस आप कंप्लीट जो सरफेस है वहाँ इसको बना सकते हो। ठीक है, मैं इतना ही लेबल कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब्सटेंस क्या कहला जाएगा? हाई एलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब आ जाएं ओवुलेशन के फिनोमिना की बात करूं। थ्योरेटिकल पोर्शन पर मैं मूव कर रहा हूं। ये तो डायग्राम हो गया किसका? ह्यूमन ओवम का। फिगर किसका है? ह्यूमन ओवम। ओवुलेशन होता क्या है? कब होता है? ओवुलेशन है रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte from ovary at the mid of menstrual cycle that is on 14th day। फिनोमिना क्या कहलाता है? ओवुलेशन का फिनोमिना कहलाता है। ये जो ओवम है इसका साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? ऊप्लाज्म कहलाता है। यहीं मेंशन कर देता हूं, ऊप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ह्यूमन का जो ओवम है इसमें यॉक का जो अमाउंट होता है ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, इसलिए ह्यूमन के ओवम को एलेसिथल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन ओवम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल
amount of yolk इसलिए considered as L-acetyl considered as क्या कंसिडर किया जाता है L-acetyl इसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है, जहां लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट, और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो हैं ये क्या करेंगे, पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करते हैं। जब इसका डीपोलराइजेशन होता है स्पर्म की एंट्री के दौरान, तो उस समय के बाद एक स्पर्म अगर एंटर कर जाता है तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यहाँ से रिलीज होकर पेरीवाइटल स्पेस में पहुँच जाते हैं और जोना पेलुसिडा को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, टफ बना देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं ZP1, ZP2, ZP3, इनको जोना पेलुसिडा रिसेप्टर कहा जाता है। जोना पेलुसिडा 1, जोना पेलुसिडा 2, जोना पेलुसिडा 3, इन रिसेप्टर को क्या कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं। कहने का मतलब इनका काम क्या हो गया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का, ये इस पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। पोल, वेजिटल पोल और एनिमल पोल कौन से होते हैं, ये आपको समझा ही दिया। जिधर पोलर बॉडी होंगी वो एनिमल पोल है, और जिधर पोलर बॉडी के ऑपोजिट साइड होगी वो क्या कहलाता है, वेजिटल पोल कहलाता है, ठीक है। यहाँ जो जोना पेलुसिडा बताया है, इस जोना पेलुसिडा के लिए एक टर्म याद रख लेना, ये कैसी लेयर है, ए सेलुलर जोना पेलुसिडा। एसेलुलर लेयर है जो किसके द्वारा फॉर्म हुई है, जो फॉलिकल सेल है उनके सिक्रीशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। एसेलुलर लेयर प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन of ovum formed by, किसके द्वारा फॉर्म्ड है ये, formed by secretion of follicular cells, और फॉलिकुलर सेल्स कौन सी कहलाती, ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। और सबसे आउटसाइड क्या पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा, ये फॉलिकल सेल के इलोंगेशन के द्वारा बनने वाली लेयर कहलाती है। लास्ट आ जाएगा कोरोना रेडिएटा। formed by elongation of follicular cell, ठीक है बच्चों। तो ये ओवुलेशन का फिनोमिना हुआ। ह्यूमन ओवम जो है उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझा दिया, ठीक है। अब टाइप ऑफ एग जो हैं इनको मैं एक फ्लो चार्ट के रूप में समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन करें आप। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप ऑफ एग की, ठीक है। तो टाइप ऑफ एग, एग कितने प्रकार के होते हैं इसको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ यॉक, कि यॉक की मात्रा कितनी पाई जाती है एग में, और बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यॉक, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन एग में कैसा रहेगा, इसके बेसिस पर भी क्लासिफाई किया गया है। एक क्लासिफिकेशन और भी है सेल के बेसिस पर, कि आउटसाइड इस यॉक के या एग के कोई सेल पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो एग क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक टाइप के भी बनते हैं, वो थर्ड पैरामीटर देखेंगे। पहले ये दो पैरामीटर इनको देख लें अपन। बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ यॉक, यॉक की मात्रा कितनी है, एलेसिटल, ए का मतलब अपसेंट, लेसिटल का मतलब यॉक, तो यॉक जो है वो अपसेंट होता है। एक्चुअल में मैं बात करूं तो इस नेचर में ऐसा कोई भी एग नहीं है जिसमें अमाउंट ऑफ यॉक नहीं पाई जाती हो, लेकिन यहाँ पर वेरी लेस अमाउंट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको एलेसिटल कंसिडर करना कोई गलत नहीं है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉक यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और ऐसा किस में देखा जाता है, ह्यूमन के केस में देखा जाता है।
सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लेवल पर जो पूछा जाएगा वो यही है कि ह्यूमन में कौन सा टाइप का एग पाया जाता है, तो एल एसिथल टाइप का है, ठीक है। बाकियों को भी आप एक बार नजर में से निकाल लें। माइक्रो लेसिथल, माइक्रो का मतलब लेस, लेसिथल का मतलब यॉक, ओलिगो का मतलब भी स्मॉल होता है, लेसिथल का मतलब यॉक, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऐसा सी अर्चिन और स्टारफिश में देखा जाता है। ये किससे बिलोंग करते हैं, इकाइनोडर्मेट्स में आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के दौरान ये एग्जाम्पल पढ़ोगे आप। मीजो लेसिथल, मीजो का मतलब मॉडरेट, बीच का, मध्यम, ठीक है। लेसिथल का मतलब यॉक, तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉक यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ना तो ज्यादा होता है ना ही कम होता है, मॉडरेट बीच का कहलाता है। ऐसा किस में देखा जाता है, साइक्लोस्टोमेट्स में, जो राउंड माउथ वाली जो फिशेज हैं, ये क्लासिफिकेशन के दौरान पढ़ाया जाएगा ये भी आपको, तो उन साइक्लोस्टोमेट्स में ऐसा देखा जाता है। लंग फिशेज में, ये लंग फिशेज जो हैं ये आपको बोनीफिश के बाद पढ़ाया जाएगा, और इस लंग फिशेज में आती हैं कौन कौन सी, अमेरिकन लंग फिश आ जाती है, ठीक है, नियोसिरेटोडस जिसे कहा जाता है, क्लियर। नियोसिरेटोडस जो है ये ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहलाती है, लेपिडोसिरिन अमेरिकन लंग फिश कहलाती है, और प्रोटोप्टेरस ये जो है ये अफ्रीकन लंग फिश कहलाती है। ये सारा आपको क्लासिफिकेशन में पढ़ाएंगे। साइक्लोस्टोमेट्स में मीजोलेसिथल मिलता है, लंग फिश में मीजोलेसिथल मिलता है, और एम्फीबियंस में मीजोलेसिथल पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखें मेगालेसिथल, मेगा का मतलब ज्यादा, या इसको मैक्रो भी कहा जाता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऐसा किस में देखा जाएगा, इंसेक्ट में, शार्क में, बोनीफिशेज में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, प्रोटोथेरियंस, वो मैमल्स जो एग ले करते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्रोटोथेरियंस कहलाते हैं। मेगालेसिथल टाइप का एग इनमें देखा जाता है। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन एग में कैसा लगेगा, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल, इसका मतलब है जो ऊप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म ऑफ एग है, उसमें सभी जगह यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। इस प्रकार का एग क्या कहलाता है, होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल कहलाता है। इसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक कहेंगे, किसके अंदर, ऊप्लाज्म के अंदर। ऐसा किस में देखा जाता है, ब्रेंकियोस्टोमा में, हर्डमानिया में, ठीक है, जो प्रोटोकोडेट फॉर्म है उनमें देखेंगे। टीलोलेसिथल, मोर यॉक एट वेजिटल पोल, मैंने आपको बताया था जिधर पोलर बॉडी वो एनिमल पोल, जिधर पोलर बॉडी नहीं होती है वो वेजिटल पोल, तो वेजिटल पोल पर ज्यादा अमाउंट का यॉक प्रेजेंट होता है। इस टाइप के एग टीलोलेसिथल कहलाते हैं। ऐसा पेट्रोमाइजोन में देखा जाता है, कार्टिलेजिनियस फिशेज में देखा जाता है, बोनी फिशेज में देखा जाता है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के केस में ऐसा देखने को मिलता है। सेंट्रोलेसिथल का मतलब हो गया कि जो एग है उसके सेंट्रली, बीच के पार्ट में योग कंसंट्रेटेड होता है, और उसके सराउंडिंग में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ऊप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और ऐसा इंसेक्ट के केस में देखा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के बेसिस पर, तो ये क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक टाइप के एग कहलाते हैं। क्लिडोइक एग किसमें पाए जाते हैं, जिसके आउटसाइड क्या प्रेजेंट होती है, हार्ड कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होती है। ये इस एग को डेसिकेशन से बचाती है, शुष्क होने से बचाती है, ठीक है। और ऐसा किसमें देखा जाएगा, वो एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करें आप। हाँ तो बच्चों, टाइप ऑफ एग में नंबर 3 आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। जैसा मैंने बताया था क्लिडोइक और नॉन क्लिडोइक दो टाइप के एग यहाँ बन जाते हैं। क्लिडोइक एग का तो मतलब है एग के बाहर हार्ड कवरिंग पाई जाती है, हार्ड सेल प्रेजेंट होती है, जो इस एग को एनवायरमेंटल जो फैक्टर होते हैं उनसे बचाने का काम करती है। इसका मतलब है जो एनिमल टेरेस्ट्रियल हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वहाँ पर सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी है, टेम्परेचर का अफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो इन एनवायरमेंटल फैक्टर से इस एग को बचाने से कौन रोकती है, ये हार्ड सेल ही प्रिवेंट करती है। तो ये एक टेरेस्ट्रियल लाइफ का अडेप्टेशन ये कहला जाता है। और ये जो हार्ड सेल पाई जाती है इस एग के बाहर, ये इसको सूखने से बचाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से एवोपोराइजेशन हो सकता है वाटर का, जो साइटोप्लाज्म, ऊप्लाज्म में अमाउंट ऑफ वाटर जो पाई जाती है ये जो है ये एवोपोराइज हो सकती है, तो उससे प्रिवेंट करने का काम है। उस एग को डेसिकेशन से बचाती है। डेसिकेशन का मतलब होता है सूखने से बचाती है। ऐसा किस में देखा जाता है, इंसेक्ट के केस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथेरियंस में। प्रोटोथेरियंस कौन है, एग लेइंग मैमल्स क्या कहलाते हैं, प्रोटोथेरियंस कहलाते हैं। नॉन क्लिडोइक एग, हार्ड सेल यहाँ पर नहीं पाई जाती है। इसका मतलब किस में देखा जाता है, वो एनिमल जो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब है जो बच्चों को जन्म देते हैं। इसका मतलब है
फीमेल की बॉडी के अंदर ही रिटेन रह जाता है एग। एग कहाँ रह जाता है? फीमेल की बॉडी में ही रह जाता है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऑल विविपेरस एनिमल्स इसमें आ जाएगा। और विविपेरस एनिमल्स में कौन आते हैं? मैमल्स आते हैं। किसको छोड़ दो यहाँ पर? प्रोटोथीरिया को छोड़कर, मैमल्स। ठीक है बच्चों। ऑल ओविपेरस एनिमल, जो एग लेइंग एनिमल है, लेकिन एग ले ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में नहीं करेंगे। कहाँ एग को ले करते हैं? वाटरी एनवायरनमेंट में, वाटरी हैबिटेट में एग को ले करते हैं। और ऐसा किस में देखा जाता है? एम्फीबियंस, फिशेज के केस में ऐसा देखा जाता है, जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एग को ले करते हैं, तो उनमें नॉन क्लिडोइक टाइप का एग पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टाइप ऑफ एग की। ठीक है, अमाउंट ऑफ एग की बात कर ली, अमाउंट ऑफ योग के बेसिस पर देख लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग के बेसिस पर देख लिया, और टाइप ऑफ सेल या सेल की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पर देख लिया। अब टाइप ऑफ एग मेम्ब्रेन की मैं बात करूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एग मेम्ब्रेन ये कहलाती हैं। ठीक है, अब किसके बेसिस पर ऐसा होता है कि इनका सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? ठीक है, अगर सिक्रीशन हो एग के खुद के द्वारा ही, एग इटसेल्फ ही क्या करें? लेयर का फॉर्मेशन करवाए, तो वो तो प्राइमरी कहलाता है। एग के सराउंडिंग में पाई जाने वाली फॉलिकुलर सेल अगर मेम्ब्रेन बनाती हैं, तो वह सेकेंडरी कहलाता है। याद करो, जैसे मैंने कहा था ह्यूमन के एग में जो जोना पेलुसिडा है, वो फॉलिकुलर सेल के सिक्रीशन से बनी हुई लेयर कहलाती है। और ऐसे ही टर्सरी की अगर मैं बात करूं, तो टर्सरी एग मेम्ब्रेन वो होती हैं जिनका सिक्रीशन किससे होता है? या तो ओविडक्ट के सिक्रीशन के द्वारा या फिर यूट्रस के सिक्रीशन के द्वारा। तो सिक्रीटेड बाय ओविडक्ट और यूट्रस, ये क्या कहलाती है? टर्सरी एग मेम्ब्रेन कहलाती है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन जो एग के द्वारा खुद ही क्या होती है? फॉर्म होती है। ऐसा जेली कोट में देखा जाता है। किसका? इकाइनोडर्मेट्स में, जेली कोट में देखा जाता है। और जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होती है मोलस्का में, एम्फीबिया में, बर्ड्स में, वो भी किसका एग्जांपल है? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का। और मैमल्स में पाई जाने वाली जोना पेलुसिडा, याद करो मैंने कहा था जो एग इटसेल्फ है उसके द्वारा इसका सिक्रीशन होता है, तो जोना पेलुसिडा मैमल्स में जो है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। लेकिन ह्यूमन के केस में याद रखना, जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन किससे हुआ था भैया? वहां पर जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन हुआ था फॉलिकुलर सेल के सिक्रीशन के द्वारा। इसका मतलब ह्यूमन में जोना पेलुसिडा किसका एग्जाम्पल है? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखनी है आपको। तो मैमल्स में जोना पेलुसिडा जो है वो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल हो जाएगा। कोरोना रेडिएटा जो शार्क में, सम एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, उनकी कोरोना रेडिएटा किसके द्वारा? एग के द्वारा ही सिंथेसाइज्ड होती है। इधर आ जाएं, फॉलिकुलर सेल के द्वारा बनती है। तो फॉलिकुलर सेल के द्वारा मैमल्स में आपको बताया था मैंने, कोरोना रेडिएटा इसका एग्जाम्पल है, ग्रेन्युलोसा सेल इसका एग्जाम्पल है, और थीका लेयर, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना जो बनी थी वो इसका एग्जाम्पल है। ऐसे इंसेक्ट के एग में जो कोरियन पाई जाती है वो भी सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है। टर्सरी एग मेम्ब्रेन जो ओविडक्ट या यूट्रस के सिक्रीशन के द्वारा बनी है। जेली कोट जो फ्रॉग के एग में पाई जाती है वो ओविडक्ट या यूट्रस के सिक्रीशन के द्वारा बनती है। सेल ऑफ बर्ड एंड रेप्टाइल्स एग, बर्ड और रेप्टाइल्स में ऐसा किस में देखा जाता है? क्लिडोइक एग के केस में देखा जाता है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में जो सेल पाई जाती है, हार्ड कवरिंग पाई जाती है, उसका सिक्रीशन होता है किसके द्वारा? ओविडक्ट या यूट्रस के द्वारा। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल बन गया? टर्सरी का एग्जाम्पल बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन करें। अब अपन बढ़ेंगे कहाँ पर? फर्टिलाइजेशन फिनोमिना की ओर। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लें। हाँ तो बच्चों, अब अपन बात करते हैं अगला टॉपिक अपना कौन सा? फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन फिनोमिना? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मेल गैमेट हैप्लॉइड है, स्पर्म। फीमेल गैमेट सेकेंडरी oocyte है, ये भी हैप्लॉइड है। ठीक है, इन दोनों का फ्यूजन होना और इस फ्यूजन की वजह से एक डिप्लॉइड जाइगोट का बनना, ये फिनोमिना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन फिनोमिना कहलाता है। फर्टिलाइजेशन का ये जो फिनोमिना है ये कुछ स्टेप में कंप्लीट होता है। वो स्टेप्स क्या क्या हैं? अराइवल ऑफ स्पर्म कहलाता है। स्पर्म का अराइवल कैसे होगा? मेल पेनिस के द्वारा स्पर्म जो है उसको इंसेमिनेट किया जाता है। इंसेमिनेशन प्रोसेस कौन सा है? मेल पेनिस के द्वारा स्पर्म को सेमन के रूप में कहाँ रिलीज आउट कर दिया जाना? सर्विक्स पार्ट के नज़दीक रिलीज आउट कर दिया जाना। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात हो जाएगी
अराइवल ऑफ स्पर्म की। तो पहला स्टेप अपना कहलाता है अराइवल ऑफ स्पर्म, और अराइवल ऑफ स्पर्म जो है वो इंसेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा सर्विक्स के नज़दीक जो है वेजाइना से होता हुआ उसको रिलीज आउट वहाँ पर कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो सेमन के रूप में स्पर्म यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पर एक एनसीईआरटी की लाइन है वो आपको याद रखनी है कि पर एजेकुलेशन, एक बार एजेकुलेशन जब हुआ है तो कितना स्पर्म जो है वो यहाँ पहुँचा है एक एजेकुलेशन में, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो हैं वो पर एजेकुलेशन रिलीज आउट होते हैं। इन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में 60% जो स्पर्म होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और इस 60 का 40% जो है वो कैसे होने चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, जिनकी स्पीड क्या हो बाकी स्पर्मेटोजोआ के कंपेयर में ज्यादा हो। ठीक है, तो ये एक एनसीईआरटी के 3 पॉइंट बन गए अपने। पर एजेकुलेशन कितने स्पर्म, 200 से 300 मिलियन। ठीक है, ये जो 200 से 300 मिलियन है इनका 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए, और जो 60% नॉर्मल शेप एंड साइज का है उसका 40% कैसा होना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी शो करने वाला होना चाहिए, तेजी से गति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी अराइवल ऑफ स्पर्म की। नंबर 2 आ जाता है अपना मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, इनिशियली ये जो मूवमेंट होता है स्पर्म का, ये यूट्रस के और वेजाइना के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है वो फैसिलिटेट करवाया जाता है। ठीक है, तो यूटेराइन पार्ट में अपवर्ड कॉन्ट्रैक्शन होंगे, अपवर्ड पेरिस्टाल्सिस चलेगा, और ऐसा ही मूवमेंट वेजाइनल पोर्शन में भी क्रिएट होता है। तो इनिशियली तो स्पर्म का मूवमेंट किसके द्वारा, वेजाइना और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फैसिलिटेट किया जाता है, और उसके बाद में स्पर्म जो है वो अपनी खुद की एनर्जी से स्विम आउट करता है, खुद की एनर्जी से तैरता हुआ कहाँ पहुँचता है, एम्पुला रीजन तक पहुँचता है। तो अराइवल ऑफ स्पर्म हुआ, मूवमेंट ऑफ स्पर्म हुआ नंबर 2। नंबर 3 की बात होगी अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। ओवुलेशन के रिजल्टेंट जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ है, ये इनफंडिबुलम पार्ट के जो फिम्बरी पार्ट हैं उन फिम्बरी पार्ट के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, उन पोर्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट दर्शाते हैं, और ओवुलेशन के रिजल्टेंट ओवरी से जो रिलीज हुआ एग है ये पेरिटोनियल कैविटी में पहले पहुंचा, और पेरिटोनियल कैविटी से ये फिर फिम्बरी पार्ट जो है इनफंडिबुलम का उसके अंदर एंटर करेगा सीलियरी मूवमेंट के द्वारा, और फाइनली ये कहाँ पहुंच जाएगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी कहलाती है, ये एम्पुला रीजन कहलाती है। ठीक है, एग रिलीज होने के बाद या ओवुलेशन होने के बाद इस एग का अगले 24 आवर में फर्टिलाइज होना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एग जो है वो क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगी। तो एक बार ओवुलेशन हो गया तो इसके 24 आवर में जो है इसका फर्टिलाइज होना क्या होता है, नेसेसरी होता है। तो पहली स्टेप कौन सी हुई, अराइवल ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। क्लियर। तो एम्पुला रीजन में क्या पहुंच गया है, सेकेंडरी oocyte भी पहुंच गया, एम्पुला रीजन में स्पर्म मोटिलिटी के द्वारा स्पर्म भी पहुंच चुका है। अब अपनी बात आएगी कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। जो ये स्पर्म सेकेंडरी oocyte की तरफ जा रहा है, तो जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके सिक्रीशन के द्वारा जो स्पर्म का हेड है, एक्रोसोमल जो पार्ट है, उसके ऊपर कोटिंग सब्सटेंस पाया जाता है। उस कोटिंग सब्सटेंस को हटा दिया जाता है किसके द्वारा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन के द्वारा। ठीक है, और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का सिक्रीशन उस कोटिंग सब्सटेंस को हटा देगा, तो स्पर्म का जो एक्सपोजर साइट है, जो फर्टिलाइज करेगा, जो पेनिट्रेट करेगा इनसाइड दी सेकेंडरी oocyte, वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। एक्सपोजर साइट जो है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है, कैपेसिटेशन कहलाता है। या कैपेसिटेशन को मैं दूसरे वर्ड में डिफाइन करूं तो वो एबिलिटी जिसके कारण स्पर्म में सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी डेवलप हो जाती है, ये एबिलिटी क्या कहलाती है, कैपेसिटेशन कहलाती है। और इस कैपेसिटेशन के फिनोमिना को कंप्लीट होने में जो है वो 5 to 6 आवर लगते हैं, 5 से 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो वापस मैं स्टेप को दोहराऊं, अराइवल ऑफ स्पर्म हुआ, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म हुआ, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte हुआ, और नंबर 4 कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म हुआ। ठीक है, इसके बाद अपना कुछ फिजिकल और केमिकल इवेंट्स चलेंगे, उसमें एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, कैरियोमिक्सिस या एम्फीमिक्सिस जिसको कहा जाता है, ये फिनोमिना होगा, और फाइनली एक जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर होगी।
तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, आ जाएं। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ, किसका फ्यूजन? मेल गैमेट, मेल गैमेट कौन है? स्पर्म। कैसा है? हैप्लॉइड है। और फीमेल गैमेट कौन है? सेकेंडरी oocyte या एग है। कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन ये करवाते हैं? डिप्लॉइड जाइगोट। This process is called as fertilization. This process is called as fertilization. ये फिनोमिना क्या कहलाता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन का फिनोमिना कहलाता है। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या क्या स्टेप शामिल है? सबसे पहले आता है अराइवल ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसको डिटेल में अभी देखेंगे आगे चलकर। नंबर 2 कहलाता है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। नंबर 3 कहलाता है अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte, अराइवल ऑफ सेकेंडरी oocyte। नंबर 3 अपना कहलाता है, 3 हो गया। नंबर 4 कहलाता है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, जिसका मतलब क्या है? स्पर्म के अंदर एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी आ जाना। और लास्ट कहलाता है फिजिकल एंड केमिकल इवेंट, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स। ठीक है बच्चों, तो अब स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है या इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन जो हैं उनको अपन डिटेल से देखेंगे एक एक करके। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करें आप। हाँ तो बच्चों, स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन की अपन बात करते हैं। ठीक है, डिटेल से देखते हैं। पहला कहलाता है कौन सा? अराइवल ऑफ स्पर्म, अराइवल ऑफ स्पर्म। ये अराइवल ऑफ स्पर्म का प्रोसेस क्या है? इंसेमिनेशन है। मेल पेनिस के द्वारा इजेकुलेशन प्रोसेस होगा और इजेकुलेशन इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मेल पेनिस डिस्चार्ज sperm near the cervix, by the process of insemination। दोनों वर्ड में अंतर है भैया, ध्यान देना। पेनिस से सेमन का निकलना इजेकुलेशन है, लेकिन पेनिस के द्वारा सेमन इजेकुलेट आउट होना और कहां पर पोल्ड किया जाना, इसको कहां पर रिलीज आउट किया जाना? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में रिलीज आउट किया जाना फिनोमिना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन का फिनोमिना कहलाता है। ठीक है, अब यहां एनसीईआरटी के जो 2 पॉइंट है उनकी मैं बात करूंगा। पर इजेकुलेशन, पर इजेकुलेशन
कितना स्पर्म, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म है, इसमें से 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। 60% of ejaculated sperm must have normal shape and size, और इस 60% में से भी 40% वाइग्रस मोटिलिटी वाले होने चाहिए, out of which 40% sperm must show, क्या दर्शाना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी। वाइग्रस मोटिलिटी दर्शाने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये फिनोमिना अपना क्या कहला गया, स्पर्म कहला गया। ये जो सेमन रिलीज आउट हुआ है, सेमन के विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें स्पर्म होता है, इसमें एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन कहलाता है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होगा, प्रोस्टेटिक ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, और इसके अलावा बल्बो यूरिथ्रल जो ग्लैंड है उसका भी सिक्रीशन कहलाता है, ठीक है। तो ये सेमन के रूप में जो है ये कहाँ पहुँच गया है, ये सर्विक्स के नज़दीक इनसेमिनेट हो चुका है, क्लियर। और इनसेमिनेटेड सेमन जो है वो वहाँ पर कोएगुलम बनाता है। 15 to 30 मिनट के बाद ये कोएगुलम डिजोल्व होता है और उसके बाद स्पर्म की मोटिलिटी चालू होती है। तो नंबर 2 बात करेंगे मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होंगे वेजाइनल पोर्शन में, यूटेराइन पोर्शन में, फैलोपियन ट्यूब में, उन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा ये मूव करेगा, और उसके बाद ये सेल्फ मोटिलिटी अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर कर मोटिलिटी दर्शाता है। तो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इनिशियली बाई कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, that is contraction in uterus fallopian tube, uterus and fallopian tube, ठीक है। ऐसा कैसे होता है, ये अपना यूटेराइन पोर्शन हो गया, ठीक है, ये अपना सर्विक्स पोर्शन कहला गया, यहाँ पर सेमन को रिलीज आउट कर दिया गया है, ओके। अब यहाँ यूट्रस पोर्शन और फैलोपियन ट्यूब में जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे उसकी वजह से एक अपवर्ड सक्शन फोर्स लगेगा, इस अपवर्ड सक्शन फोर्स के तहत स्पर्म जो है वो अपनी मोटिलिटी शो करते हैं, ठीक है। और फाइनली बाई किसके द्वारा, स्पर्म इटसेल्फ, फाइनली बाई किसके द्वारा, स्पर्म इटसेल्फ, by consuming its own energy, और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाएगा इसको, मिडल पीस का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और मोटिलिटी में हेल्प कौन करता है, अंडुलेटिंग मूवमेंट, ऊपर नीचे होने वाले जो मूवमेंट हैं टेल रीजन के स्पर्म के, वो इसको क्या करते हैं, इस प्रकार से मूवमेंट होगा इस टेल में और उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, किसके लिए, मोटिलिटी के लिए। बात करेंगे किसकी, अराइवल ऑफ ओवम की, ठीक है। इधर वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लिया करो।
नेक्स्ट आ जाएगा अराइवल ऑफ ओवम। अराइवल ऑफ ओवम में मैंने आपको बताया ओवुलेशन के बाद एग रिलीज आउट हुआ है, पेरिटोनियल कैविटी में पहुंचा है, उसके बाद इनफंडिबुलम के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिम्बरी हैं, उनसे होता हुआ ये कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला रीजन में पहुंच जाता है। ये एम्पुला क्या कहलाता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और एक बार ओवुलेट हुआ ओवम जो है, ये अगले 24 घंटे में अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और यही वो रीजन है कि फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, स्पर्म और ओवम का साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला में एक साथ पहुंचना। एक साथ पहुंचेंगे, साइमल्टेनियसली रीच करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब है यहां पर एनसीईआरटी का एक स्टेटमेंट है कि ऑल कोपुलेशन या ऑल कोइटस, कोपुलेशन या कोइटस का मतलब क्या है, मेल और फीमेल के बीच में होने वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या कहलाता है, कोपुलेशन या कोइटस कहलाता है। ऑल कोपुलेशन नॉट लीड्स टू, किसमें कन्वर्ट नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन में ये कन्वर्ट नहीं होते हैं, या प्रेगनेंसी में कन्वर्जन इनका नहीं होता है। इसका कारण क्या कहलाता है, क्योंकि ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली रीच आउट नहीं कर पाते हैं, एम्पुला रीजन में एक साथ नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी कोइटस जो है वो फर्टिलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, तो अराइवल ऑफ ओवम क्या कहलाएगा, ओवुलेशन लीड्स टू release of secondary oocyte in peritoneal cavity. पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी से जो फिम्बरी हैं उनके ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, ओस्टिया, उनके ऊपर सीलिया होते हैं। सीलियरी मूवमेंट के द्वारा ये इस सेकेंडरी oocyte को गाइड करते हैं, कहाँ एंटर करने के लिए, फिम्बरी में, देन इनफंडिबुलम में, देन एम्पुला में। ठीक है, सीलिया ऑफ फिम्बरी guide oocyte to enter inside infundibulum. और फाइनली ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कहाँ रीच करता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्पुला। फाइनली secondary oocyte reaches to कहाँ पर, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दैट इज एम्पुला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सा कहलाता है भैया, एम्पुला कहलाता है। ठीक है, तो एम्पुला रीजन में स्पर्म और ओवा जो हैं, सेकेंडरी oocyte जो हैं, वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज आउट होते हैं। क्लियर, एक बार ओवुलेट हुआ सेकेंडरी oocyte जो है 24 आवर में फर्टिलाइज होना नेसेसरी होता है। क्लियर, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ओवुलेटेड oocyte must be fertilized within 24 hours of its release। इसके रिलीज के 24 आवर में इसका फर्टिलाइज होना क्या होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, और नोट लगा के अनदर पॉइंट भी लिखेंगे, फॉर फर्टिलाइजेशन it is necessary that
sperm and ova reaches simultaneously to ampulla region। ठीक है बच्चों, और यही वो कारण है, इट इज द रीजन दैट all coitus या copulation not lead to fertilization। It is the main reason that all कॉपुलेशन मेल और फीमेल के बीच में होने वाला सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको कोइटस भी कहते हैं, ऑल कॉपुलेशन या कोइटस नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? अराइवल ऑफ ओवम कहलाता है। वीडियो को रोककर नोट डाउन करें, मिटा दें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म की। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म का मतलब क्या है? स्पर्म में एबिलिटी गेन करना, इसको फर्टिलाइज करने की, सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी गेन हो जाना, क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहलाता है। ठीक है, स्पर्म गेन एबिलिटी टू फर्टिलाइज दी ओवम, फर्टिलाइज दी सेकेंडरी oocyte, ज़्यादा बेटर टर्म है, फर्टिलाइज दी सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और कैपेसिटेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है? फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में। साइट क्या है इसकी? साइट ऑफ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। टाइम पीरियड कितना लगता है इस प्रोसेस में? टाइम पीरियड लगता है भैया 5 to 6 आवर्स, 5 to 6 और 5 से 6 घंटे लगते हैं। प्रोसेस क्या है ये कैपेसिटेशन का? फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन के द्वारा स्पर्म का जो एक्रोसोमल पार्ट है उसके ऊपर जो कोटिंग पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल वेसिकल्स वगैरह पाए जाते हैं, इनको रिमूव आउट किया जाना, जिसकी वजह से स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाए। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहलाता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ कोटिंग सब्सटेंस ओवर दी, किसके ऊपर? एक्रोसोम, बाय किसके द्वारा? बाय सिक्रीशन ऑफ फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। इस साइन का मतलब फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट के सिक्रीशन के द्वारा कोटिंग सब्सटेंस या एक्रोसोम के ऊपर पाए जाने वाला जो कोट है उसको हटा दिया जाना कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहलाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस द acrosome surface become exposed for
फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन 2 किसके साथ में करेगा? सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है बच्चों, तो ये प्रोसेस अपना क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहलाता है। ठीक है, तो अगला 5th स्टेप आएगी अपनी, फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स होंगे। ओके, इसको अपन कल के लेक्चर में देखेंगे बच्चों, आज यहीं रहेगा। तो कल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इनिशियली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्लीवेज की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है, तो इस माइनर में अपने जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का केवल क्लीवेज का स्टार्टिंग पार्ट जो है वो ही अपन देखेंगे, फिर अगले नेक्स्ट माइनर में देखा जाएगा। ओके बच्चों, तो ये यहाँ तक बात हो गई। और ये जो आपको 12 लेक्चर माइनर फर्स्ट के मिलेंगे, इसके अलावा एक एडिशनल लेक्चर आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व का और दिया जाएगा। घबराना नहीं है, न्यूमेरिकल अपने लेवल पे सॉल्व करो, और बाकी यहाँ तक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टेज वाइज जो है मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा एक एडिशनल लेक्चर के रूप में। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर में।